नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, वैसे तो आए दिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से रिलेटेड कई मुद्दे सामने आते हैं। कई ऐसे वाक़या या फिर कह लीजिए ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पे दीप समूह के प्रश्न चिन्ह लगाती है। ऐसे ही कई वर्षों से कहीं ना कहीं हमारे अंडमान निकोबार में आयुष्मान भारत या फिर अनिशी स्कीम या आयुष्मान भारत को लेके कई घटनाएं, दुखद घटनाएं, पेशेंट जो रेफरल पेशेंट थे उनके साथ में हो रहे अन्याय, तमाम चीज़ों के बारे में शिकायतें आती हैं, लेकिन वो अस्पताल के उन अधिकारियों तक कभी पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है, और पहुंचती भी है तो उस पर कार्रवाई करने से वो क्यों देर करते हैं और वजह क्या है ये हमें अभी तक मालूम नहीं है। और ऐसे ही एक वाक़या और बहुत ही दुखद वाक़या जो हमारे साथ में इस वक्त में मौजूद है, मिस्टर ये हैं, देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग आदमी हैं ये व्यक्ति जो है 62 साल की इनकी उम्र है, और ये डिगलीपुर निवासी हैं, केरलापुरम के रहने वाले हैं। 2021 की घटना है। 2021 इनकी मैं बेटी, जो छोटी बेटी, इनकी 3 बच्चियां हैं और 3 बेटियां हैं। 3 बेटी में जो सबसे छोटी बेटी है उनको वो बीमार हो गई थी और सीज़र डिज़ॉर्डर जो यहाँ रेफरल में लिखा गया है, इसके तहत जो यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं था और यहाँ से रेफ़र किया गया मुर्गन हॉस्पिटल। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में वो फाइल है मुर्गन हॉस्पिटल के, जिसमें तमाम बच्चे के जो रिपोर्ट है वो मौजूद है। मैं ज़रा एक बार दिखाना चाहूँगा आपको। उस बच्ची की तस्वीर है। ये उस वक्त में 2021 12वीं पास कर चुकी थी, एग्ज़ाम लिख चुकी थी, और इसी बच्ची को ये डिज़ॉर्डर हुआ था, सीज़रिंग जिसे हम कह सकते हैं। ब्रेन में ट्यूमर जैसे कोई दिक्कत थी जिसके इलाज इन्होंने चेन्नई में कराया, और ये है उस दौरान की वो तस्वीर जो बच्चे की, जब वो वहाँ अस्पताल में सीज़र के बाद, ऑपरेशन के बाद में वो बेड पे नज़र आ रही है। और क्या हुई दिक्कतें तमाम इनके परिवार के साथ में, बच्ची के साथ में, जब वो आयुष्मान रेफरल यहाँ से होकर गई, उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए हैं मार्च 9 तारीख को। 9 तारीख को जाते ही एडमिट कर दिया गया, और उसके बाद हफ्ते भर बाद उनके पेरेंट्स को कहा गया कि हमारे पेमेंट्स का कोई मुद्दा है, जिसके कारण से उन्होंने इनकार किया ट्रीटमेंट से आयुष्मान भारत के स्कीम के तहत। और क्या है दिक्कतें, क्या थी उलझनें और क्या के तमाम तकलीफ़ों के बाद आखिरकार वो ऑपरेशन हुए, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या कारण थे। आज उनके पिताजी जो हैं, सुकुमार दास जो हैं, हमारे साथ मौजूद है ये बताने के लिए, और वो हमारे पास आए हैं और उन्होंने ये गुहार लगाई हमारे माध्यम से। वो अपील करना चाहते हैं और उन तमाम तकलीफ़ों को आपके समक्ष बताना चाहते हैं। और क्या है वो तकलीफ़ हम जानेंगे। सुकुमार जी, आपकी बच्ची का जो ट्रीटमेंट हुआ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, मैं आपको भी बता दूँ दर्शकों को कि इनको तकलीफ़ है हिंदी। ये हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो हम एक बार पूछ लेते हैं कि वो किस भाषा में बात करना चाहते हैं। आप क्या भाषा में बात करेंगे? बांग्ला भाषा में। हिंदी आप नहीं बोल पाएंगे? हिंदी नहीं बोला नहीं। चलिए, हम
इनसे बांग्ला में ये कहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हूबहू उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर आप तक पहुंचाएं और आपको समझाने की कोशिश करें कि बताएं कि इन्होंने क्या कहा। तो सुकुमार जी, आपके बच्चे को लेकर आप यहाँ से रेफ़र किया गया जीबीपन से, बांग्ला में बोलिए। ফুটবলার সে চেন্নাই মুরগান হসপিটালে রেফার করছে। ওইখানে নিছে, নেওয়ার পর এক সপ্তাহ পর বলছে এই ফান্ডে কোনো টাকা দিচ্ছে না, সরকার কোনো টাকা দিচ্ছে না ফান্ডে, আমরা অপারেশন করতে পারবো না, তুমি তোমার রুগী তুমি আন্দারমান নিয়ে যাও। অপারেশন করতে 4,50,000 টাকা লাগবে খালি অপারেশন করতে, আর বাকি টাকা তোমার। তখন আমি কি করব, আমি 5 দিনের টাইম নিয়েছি। রুগী যখন পাঠাইছি, যখন আমার মেয়ে যখন আমি পাঠাইছি, আমি মেয়ে তো বাসায় আনতে হবে। তারপর আমি ধার উধার করে জমিন বন্ধক রাখে, বাড়ির জায়গাটা গর্বিটার জায়গা ছিল, জায়গাটা বন্ধক রাখে তারপর আমি টাকা পাঠাইছি, 4,50,000 টাকা পাঠাইছি। তারপর অপারেশন করছে, আরও বাকি টাকা কিছু মানুষের কাছে ধার উধার করে পাঠাইছি। আর এই অনুপ দত্ত দা এও আমাকে একটু হেল্পার করছে, কিছু টাকা সাহায্য করে পাঠিয়েছে, ওই টাকাও পাঠাইলাম। तो ये कहना चाह रहे हैं, इनका कहना ये है कि जब यहाँ से रेफ़र करके भेजा गया था, अस्पताल ने एडमिट तो कर लिया, उसके 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने कहा कि हम आपका ऑपरेशन इस स्कीम के तहत नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार से हम लोगों के अस्पताल को पैसे पेमेंट नहीं हो रहे हैं, इस कारण से हम नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चे को आप वापस अंडमान ले जाइए। तो अपने बच्चे के लिए फिर इन्होंने जब पूछा कि खर्चे कितने आएंगे अगर ऑपरेशन करते हैं, तो उन्होंने कहा अस्पताल अथॉरिटी ने कि 4.5 लाख का खर्चा आएगा। तब ये मजबूरी में अपने बच्ची के लिए, उसके जान के लिए, जान की सुरक्षा के लिए इन्होंने बाकायदा अपने ज़मीन को जो डिगलीपुर में है उसको गिरवी रखा। पहले गिरवी रखने के बाद में कई और लोगों से मदद ली, जिसमें इन्होंने ज़िक्र हमारा भी किया कि आपने भी हमें मदद दी। जो मैंने अकेले नहीं, मेरे जो सोशल वर्क के फील्ड में और मित्रगण हैं, मेरे चाथम के यूनियन के लोग हैं, इन्होंने डोनेशन दिया, जिसके बाबत हमने भी इनकी मदद की और उसके बाद में ये ऑपरेशन संभव हो पाया। तो यहाँ तक इन्होंने कहा। अब हम आगे पूछते हैं, আপনার ওখানে অপারেশনের পরে টোটাল খরচা কত হয়েছিল? ইন টোটাল খরচা আমার 8,10,000 টাকা গেছে ইন টোটাল। তাতে আমি জমিন বিক্রি করে বাড়ির জায়গায় এখন টাকা দিতে পারি না, অবস্থায় আমার বয়স 62 বছর বয়স চলে, কাজ করতে পারছি না, ঘরের লোক ঘর বসে গেছে। তখন জমিন বিক্রি করে আমি মানুষের টাকা ধার উধার করে দিয়ে দিছি, জমিন বিক্রি করে টাকা দিয়ে দিছি, লোকের টাকা দিয়ে দিছি। এখন ফুটবলার আইসে, আমি কি করব নিরুপায়। এখন আমি একজন এই অনুপ দাদারা দশে আমার যে কোনো একটা কাজ ব্যবস্থা করে দেন, আমি তো ঘর বসা হয়ে গেছি, জায়গা টাকা বিক্রি করে দিয়েছি, এখন কোথায় থাকবো? যদি আমার এই টাকাটা যদি কোনো রকম এই পাই আমি, তাহলে আমি মোটামুটি চলতে পারবো। मैंने इनसे सवाल किए कि आपने ट्रीटमेंट करवाया, ये उधारा लिया है, उधार किए, ज़मीन बेचे और जो हम लोगों ने मदद की कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स ने, और इसके बाद क्या क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि टोटल हमारे जो खर्चे हैं वो करीब 7-8 लाख रुपए हो गए। तमाम खर्चे थे उसमें जो हमने देखा कागज़ात में मौजूद हैं। इनके सीटी स्कैन करवाए गए, उसके पश्चात साथ साथ MRI हुए और कई और तमाम टेस्ट थे जो बाकायदा किए गए। इसके बाद दवाइयाँ थी, रूम रेंट थे, जो लोग परिवार के उनके साथ में अटेंडर गए थे उनके रहने के खर्चे वो। लेकिन ये खर्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिला के जो दवाइयों के खर्चे और जो बाकी ऑपरेशन के खर्चे, ये तमाम चीज़ों के लिए ये गुहार लगा रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन या DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ये मदद करे और हमारे ज़रिए जो ये संदेश उन तक रिक्वेस्ट पहुँचे और अगर इसे कंसीडर किया जाए और पेमेंट इनको मिल जाए,
तो इनके गरीब परिवार के लिए 3 बच्चियों के साथ में इनकी जो फैमिली है इनके लिए बहुत मददगार साबित होगी, ये कहना चाहते हैं ये। और हम जानेंगे एक मसला है कि আপনি এখানে এতদিন বাদে এসে হসপিটালে অ্যাপ্লাই কেন করছেন? অ্যাপ্লাই করছি আমি ঘরে অসুখে পড়েছিলাম, শোয়ার থেকে উঠতে পারছি না, তার আমার ঋণের কেন 15-20 দিনের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হয় এটা? 15-20 দিনের যে অ্যাপ্লাই যে করবে, আমি তো ঘরে বসা, আমার ভয়ঙ্কর অসুখ, ঘর থেকে হাঁটতে পারি না, চলতে পারি না, হাতে পায়ে গিটে ব্যথা, কী করে আসবো? ওদিকে লকডাউন, আমি কি করে আসবো? চেন্নাইয়ে ট্রিটমেন্টের পরে আপনি কোথায় গেছিলেন? আমি বাড়িতেই ছিলাম, আমি কোথায়ও যাইনি, বাড়ির লোক গেছে। বাড়ির লোক আপনার ওয়াইফ গেছে, মিসেস, মেয়ের সাথে ছেলে আরেকজন গেছে, আর এক অ্যাটেন্ডার গেছে। অ্যাটেন্ডার গেছে। ট্রিটমেন্ট অপারেশনের পরে কি হয়েছিল, কোথায় গেছিলেন ওনারা গেছে কলিকাতা, কইছে চেন্নাই 1 মাস পর আবার আসতে হবে। তখন কলিকাতা গেছে ওর মাসি বাড়িতে, ওর মাসি বাড়িতে ছিল, যাইতে পারে না লকডাউনের জন্য। তখন চেন্নাই ডক্টর বলছে তুমি কলিকাতা দিয়ে তুমি ট্রিটমেন্ট করাও, ওই ট্রিটমেন্ট আমার কাছে পাঠাও, মানে ইনভেস্টিগেশন। হ্যাঁ, অপারেশন ঠিক হয়েছে না সাকসেসফুল আমি দেখব। ওরা ওইখানে 5 মাস ছিল, আসতে পারে না লকডাউনের জন্য। দিন 5,000-6,000 টাকা গাড়ি ইন্ডিয়ান করে ডক্টর দেখাইছে, সরকারি মেডিকেল দেখাইছে কলিকাতা, তারপরে প্রাইভেট ডক্টর দেখাইছে, দেখায় এই রিপোর্টগুলো সব চেন্নাই मुर्गान मेडिकल पढ़ाई। तो हमने इनसे ये सवाल पूछा था कि आप मेडिकल में ऑपरेशन के तुरंत बाद, उसके बाद में आप इतने दिनों पश्चात अस्पताल में या डीएचएस में ये अप्लाई करने के लिए आए हैं, तो उसकी वजह क्या है, इतने देर क्यों हुए? तो इन्होंने कहा कि ऑपरेशन के तुरंत बाद डॉक्टर ने ये कहा था मुर्गन अस्पताल से, हॉस्पिटल से, कि आप 1 महीने बाद रिव्यू के लिए आपको आना है और 1 महीने बाद आप उस वक्त के इन्वेस्टिगेशन जो करंट है ताज़ा, वो रिपोर्ट के साथ आइए। तो इनको लगा लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अंडमान वापस आना इनके लिए बहुत लंबा वक्त लग सकता है, यहाँ फंस सकते हैं बच्चे को लेकर। वो 1 महीने के बाद मुर्गन अस्पताल चेन्नई नहीं पहुंच सकते, इसीलिए अपने रिश्तेदार के घर में इनकी पत्नी, बेटी जो पेशेंट है और अटेंडर और एक ये कलकत्ता रवाना हो गए। कलकत्ता में जाने के बाद में 5 महीने वहाँ लॉकडाउन में रहे, फंसे रहे, और उसके पश्चात जो हैं इसके बीच इन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भाग दौड़ में करवा के वहाँ से ताज़ा रिपोर्ट लेकर के वो चेन्नई जा कर के मुर्गन हॉस्पिटल में कंसर्न डॉक्टर को दिखाए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब बच्ची जो है स्वस्थ है, अब घर रवाना हो सकते हैं। उसके पश्चात वो यहाँ लौटे। यहाँ लौटने के बाद में लॉकडाउन के कारण, हाथ में पैसे की तंगी के कारण वो यहाँ नहीं रुक पाए और वो सीधे डिगलीपुर अपने निवास स्थान जो है वहाँ के लिए रवाना हो गए। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और दिक्कत फिनेंशियल थे, जिसके कारण से वो यहाँ नहीं पहुँच पाए और इनको ये कतई मालूम नहीं था, ये नॉलेज में नहीं था कि इसे कितने दिनों के भीतर जमा करना है और उनके टाइम फ्रेम क्या है। अब ये माध्यम से हमारे आए हैं कि हमारी तरफ से कोई मदद मिले और डीएचएस में वो अप्लाई कर पाए और उनको ये जो खर्चे इनके ओर से किए गए हैं, अपने ज़मीन को बेचना पड़ा, वो कहीं ना कहीं कुछ मदद ये पैसे के वापसी के तौर पे उनको मिल जाए। यहाँ तक इन्होंने हमें समझाया। अब हम आगे इनसे पूछेंगे कि दादा ये बताइए आप कि अब आपकी बच्ची कैसी हैं? बच्चा है, अच्छा है, भालो আছে? ভালো আছে। अच्छा, ये अब आप हमारे ज़रिए डायरेक्टर हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलना चाहेंगे और क्या अनुरोध करेंगे? অনুরোধ করে আমি যে এখন কোন জায়গায় থাকবো, আমার বাড়ির জায়গাটায় নাই, আমি কাজকর্ম করতে পারি না, কোনো কিছু করতে পারি না, আমি কোন জায়গায় থাকবো? হাতে পয়সা নাই, ঘরে কোনো খোরাকপাতি নাই। এখন ফুড বিলার আইসি, মানুষ থেকে 2,000 টাকা 3,000 টাকা ধার করে আইসি। এখন আজকে 1 সপ্তাহ রয়েছি ফুড বিলার, এখন আমার হাতে টাকা নেই, এখন ডেলিভারিতে যাবো, আমার হাতে পয়সা নেই।
আপনি যে আপনি জিবি পান্তে আগে গেছিলেন ট্রিটমেন্টের পরে জিবি পান্তে দেখা করেছিলেন আয়ুষ্মান অফিস? যেখানে টিকিট দিছে ফ্রি ট্রিটমেন্ট ওখানে গেছিলাম। অন্য এক ম্যাডাম বলছে ফান্ডে কোনো সরকারের কোনো টাকা নাই, টাকা দিতে পারবে না, ফান্ডে কোনো টাকা নেই। ওই ম্যাডামের কাছে গেছিলাম আমি। तो इनके अनुरोध के साथ साथ कि अब ये कहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे इनका जीवन चलेगा परिवार के साथ, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, और ये मदद ये जो इन्होंने खर्चे किए हैं ये इनको वापस मिले, ये इनका कहना है। और आयुष्मान भारत वहाँ पे किसी अधिकारी या फिर किसी ऑफिशियल से इन्होंने मुलाकात की, कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। इनका कहना है कि उन्होंने कहा फ़ंड नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चाहे मामला देर ही सही, देर हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही सीरियस मामला है, जो बार बार हम कहने की कोशिश करते हैं कि इस स्कीम के तहत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो अनजान हैं, जो भली भांति इससे परिचित नहीं है। इन लोगों के साथ में जो जाने के बाद मेनलैंड रेफरल हॉस्पिटल में जो अन्याय होता है, जो इनके साथ में नाइंसाफ़ी होती है, और इनको कहीं ना कहीं बहुत जूझना पड़ता है वहाँ जा कर के, और इन सारे तकलीफ़ों को हम दरकिनार नहीं कर सकते, ना ही DHS कर सकता है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी सुध ली जाए, और ऐसे तमाम चीज़ें देर ही सही, लेकिन कोई अस्पताल कैसे इनकार कर सकता है रेफरल पेशेंट को। ऐसे केसेस आप कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं, कहते हैं हमारे पास कोई नहीं पहुंचते हैं, तो ये उनके लिए केस हैं जिस पे गौर करे, इस मैटर को सीरियसली ले, और उस कंसर्न अस्पताल से ये पूछा जाए कि आपने इस स्कीम के तहत, आयुष्मान भारत के तहत आपने इनकार क्यों किया। देर सही, अपनी वजह बता रहे हैं, ये इनकी दिक्कतें हैं, पैसे नहीं थे, कंगाली के हालत थे, गरीबी में जी रहे हैं, 3 वक्त का खाना उनको कैसे मिलेगा ये तक इनको पता नहीं है। लेबर का काम करते हैं ये बुज़ुर्ग इस उम्र में भी, जो अपने परिवार को पाल रहे हैं। बावजूद इसके ये सवाल ना उठाया जाए कि ये देर से क्यों हमारे पास पहुँचे हैं, बल्कि ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है कि कोई अस्पताल आयुष्मान भारत के स्कीम में, जो स्कीम में आती है, इसके तहत जो पेशेंट को भेजा जाता है उसको इलाज से इनकार क्यों किया जाता है, और किस मकसद से वो कहते हैं कि आप कैश में पैसा जमा करो और ये पेपर दरकिनार करो, इसे साइड पे रखो, आप पेमेंट करोगे तो ही हम इसका इलाज करेंगे, आपके पेशेंट का इलाज करेंगे, वरना आप इसे रिटर्न अपने घर ले जाओ, वापस पेशेंट को घर ले जाओ। ये बहुत संगीन मामला है, और ऐसे ना जाने कितने और लोग होंगे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। सिस्टम को गुहार लगाना, बार बार उनके दरवाज़े पे जाना, शायद ये वो हताश हो कर के पीछे हट जाते हैं, और कहीं गुमनाम अंधेरे में, कोने में सब कुछ गवा के भी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ऐसे तमाम लोग शायद अभी और मौजूद हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। सामने ये मसला आया है हमारे सामने, इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहते हैं कि इस गरीब की तरफ नज़र उठा के देखा जाए और इनके मैटर को कंसीडर किया जाए। ये अब अप्लाई करना चाहते हैं ताकि इनको वो पैसे अपने जो ज़मीन बेच करके अब दिए हैं, जो उधार इन्होंने किया है, वो सब वो कम से कम चुका सके और परिवार को पाल सके। इसी गुजारिश के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।